इस वीडियो में है मॉड्यूल 1 इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी के नोट्स। सबसे पहले है सिलेबस। ये AKTU बेस्ड सिलेबस है यूनिट 1 का, देख लीजिए। इसमें है स्टेट इन एंशिएंट इंडिया, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल आइडियाज़, द 7 लिम्स ऑफ स्टेट, अंडरस्टैंडिंग जेंडर, सोशल कैटेगरी और 4 क्लास और स्लेवरी। ठीक है, तो चलिए आगे। व्हाट इज़ स्टेट? कौटिल्य जी ने बताया कि जो स्टेट है वो एक एरिया है जिसमें कि बहुत सारी सिटीज़ होती हैं। पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, एन एरिया कैन नॉट बी अ स्टेट अनलेस देयर वाज या देयर आर पीपल एंड रूलर्स टू कंट्रोल स्टेट। अकॉर्डिंग टू हिम, स्टेट इज़ एन एरिया विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सिटीज़। ठीक है, अब स्टेट बनती जाएगी, एरिया से थोड़ी बनेगी, पीपल से बनेगी और उनके रूलर से बनेगी। अब स्टेट क्या करेगी? स्टेट करेगी प्रोटेक्शन देगी पीपल्स को और उसको डेंजर से बचाएगी। ठीक है, अब स्टेट कहाँ पे बनानी चाहिए? देखा गया है कि भाई स्टेट जो बनानी चाहिए वो उसका जो लैंड होना चाहिए फर्टाइल लैंड होना चाहिए, फूड यानी फूड खाना होना चाहिए, वुड यानी कि लकड़ियाँ होनी चाहिए, जंगल होनी चाहिए जानवरों के लिए और एनिमल्स के लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो बात है जो एक स्टेट को होनी चाहिए वो है वाटर, यानी पानी होगा जब तो जिएगा बंदा। उस टाइम पे जो मेन जो रिवर्स जो थी रिवर उनके पास में ही सारा का सारा जो स्टेट उनको रखा जाता था। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए फॉर वाटर इट डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन रेन, यानी कि सिर्फ बारिश पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसके कुछ अलग सोर्सेज भी होने चाहिए, जैसे कि कुएँ या फिर कोई नदी, उन पर भी होना चाहिए। और जो वहाँ के आदमी होने चाहिए वो बहुत ही डिसेंट कैरेक्टर, डिसेंट और हाई कैरेक्टर का नहीं, अच्छे कैरेक्टर होना चाहिए। क्योंकि स्टेट के लिए ये था उस टाइम कोटला के हिसाब से। अब स्टेट इन ईस्ट इंडिया की स्टेट थी। ठीक है, जेम्स मिल एंड VS स्मिथ ने बोला कि जो स्टेट है वो तीन तरह से उसका बोला गया। किस किस पीरियड में बोला गया कि एक था हिंदू पीरियड, एक दूसरा था मुस्लिम पीरियड, तीसरा था ब्रिटिश पीरियड। जैसा कि हमें पता ही है इंडिया जो थी पहले हिंदू पीरियड में थी, हिंदूज जो इसमें ज़्यादा राजा जो राज करते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुस्लिम्स यानी कि मुगल्स आए, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्रिटिश जो उन्होंने 200 साल तक। तो हम उससे पहले की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए इसमें। स्टेट इन इंडिया, स्टेट इन इंडिया के अंदर में अब कुछ पीरियड्स आते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स ब्रिटिश पीरियड थे, उससे कुछ एक गुप्ता पीरियड भी थे जो कि मिडल है, मौर्य वो भी थे। उसके उसमें ये सब पता कहाँ से चला कि ये जो यही पीरियड होते हैं। ये उस टाइम पे जो उनकी जो पॉलिटिकल टेक्स्ट थे यानी कि जो बुक्स थी कुछ, उनमें से पता चला। उनमें से कुछ के नाम ये रहे नीति सार यानी एसेंशियल ऑफ पॉलिटिक्स और ट्रीटीज ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, कुछ बुक्स थी जो कि ब्राह्मण्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी पता चला कि उस टाइम की पॉलिटिक्स क्या आती है, फिर उसे कैसे डील किया जाता था। जो कुछ महान जो ग्रेट थिंकर थे लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, उन्होंने इसको सबको रीड किया। उन सबसे पता चला कि जो स्टेट है वो 4 तरीके से बनी है। कैसे बनी? 4 तरीके से बनी। उन्होंने 4 थ्योरी दी। उन थ्योरीज का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है क्या के लिए? एवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टेरिकल थ्योरी एंड कॉन्टैक्ट थ्योरी। उन चारों थ्योरी के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे इन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे स्टेट बनी है एंशिएंट इंडिया में। पहला है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस थ्योरी को ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन, जिसको सबसे पुरानी थ्योरी माना गया है इंडियन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। कहाँ से ली गई है? अस्थर्ववेद से ली है। अथर्ववेद से ली गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इन रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस, यानी कि जो स्टेट है वो इवोल्यूशन होकर बनी है। पहले कुछ लोग थे, उन्होंने स्टेट बनाई, उससे थोड़ी धीरे धीरे इवॉल्व होती गई और ये स्टेट बनी है। ये बहुत ही सिंपल और सादी पट्टी सबसे पुरानी। ठीक है, सेकंड थ्योरी आती है फोर्थ थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है? जैसे पहले पीपल रह रहे थे, उन्होंने एक दूसरे पीपल को, किसी दूसरे बंदे को फोर्स किया, उसके सारे जो उसके एनिमल्स थे, डोमेस्टिक एनिमल या फिर उसके जो काव जो भी थे, सब ले लिया और उसका एक अपना एक गुट बना लिया। इसी तरह दूसरे गुट बनाया और इन सबको मिल के एक उस टाइम पे स्टेट फॉर्मेशन हुई। ये दूसरी थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ ये है फोर्थ थ्योरी। तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ मिस्टेरिकल ओरिजिन। ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर, यानी कि मोन कॉन्सेप्ट इंडिया में आज जो चल रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये लोग यही मानते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? जो किंग था, जो इस पर किंगशिप होती थी, वो गॉड का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, यानी कि गॉड ने उसे नहीं भेजा था, वो गॉड खुद थे। यानी कि वो जन्म लेते थे, वो राजा बनते थे और प्रजा की रूल करते थे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किंग होता था वो हिमसेल्फ गॉड होता है, यानी कि गॉड खुद होते थे, जैसे कि इंद्र, अग्नि, ये सब गॉड इन्हें पावर दे के भेजता था। ये इसके अकॉर्डिंग ये था। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या था? कुछ ये कहाँ से पता चला है? कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट या ब्राह्मण टेक्स्ट, यानी कि जो कोई हमारी जो लिटरेचर बुक्स थे पुरानी, उनसे पता चला है। क्या था? कुछ जो गुट थे उन्होंने एक दूसरे को मतलब बोलना चालू किया, उनसे सामान लिया, उन्होंने वो दिया नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि जो कुछ गुट थे उन्होंने क्या कहा कि कोई एक ऐसा बंदा, हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि हमारी जो परेशानी को सुने और उसका फैसला कर सके। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने की ठानी। तो उस टाइम पे जो 3 लोग
उस टाइम पर जो चुने हुए पहले 3 राजा के नाम हैं वो हैं महेशमता, कौटिल्य एंड राजा। मतलब इनके बाद भी चुने गए, पर ये पहले 3 राजा हैं जो चुने गए थे पीपल द्वारा। आते हैं स्टेज फॉर्मेशन। अब स्टेट कैसे बनी, स्टेट फॉर्मेशन। तो स्टेट फॉर्मेशन के लिए इसमें 6 स्टेजेस में फॉर्मेशन हुई एंशिएंट इंडियन वेद के हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से फर्स्ट स्टेज है। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट जी थी वो पहले मतलब जो स्टेट थी उसमें वुमेंस की मिलिट्री डेमोक्रेसी दी, ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी, जो वुमेंस को इसमें एक जगह दी जाती थी, अगर कोई वॉर होगी तो उसमें वुमेंस भी हिस्सा ले सकती हैं। दूसरी स्टेज में क्या था, कोई भी एक ब्रेकअप ऑफ ट्रायल पॉलिटी, यानी कि जो कोई साधु है, यानी कि कोई भी एक व्यापारी है, अगर वो कुछ काम करता है तो उसको टैक्स देने पड़ेंगे। इससे बनी थी से क्या है, मोनार्ची या कोई हर किसी एक बंदे को किसी घर में से अपने आर्मी में जाना पड़ेगा, कुछ बंदों को आर्मी में भेजना पड़ेगा, किसी को किसी काम में जाना पड़ेगा। तो मेन चीज आर्मी के लिए थर्ड स्टेट थी। फोर्थ स्टेट थी मौर्य फिर इस फिर में ब्यूरोक्रेसी बोल रहा है, यानी कि दिस स्टेट विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें ब्यूरोक्रेसी जो स्टेट थी वो ब्यूरोक्रेसी अपनाती थी और बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करके रखती थी। फिफ्थ स्टेज में क्या है, अटलांटी न्यूट्रलाइज बाय द इंप्रेशन ऑफ डिवाइन किंग, यानी कि ये किंग्स, चलो इसको पढ़ते हैं। द फिफ्थ स्टेज वाज इन्वॉल्व बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन, यानी कि अपने अकॉर्डिंग टाउन को डिसेंट्रलाइज करते थे और एडमिनिस्ट्रेट करते थे और उसको करते। सिक्स्थ स्टेज है लैंड ग्रैंड, यानी कि जो उस टाइम पे जो राजा गुप्ता पीरियड में, यानी गुप्ता पीरियड में जो लैंड होता था वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता था फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो राजा होता था, यानी जो भी जिसमें ज़्यादा लैंड होता था वो उसका किंगशिप बन जाता था, किंग बन जाता था उस टाइम पर। ठीक है, वह था किंगशिप। कौटिल्य जी ने कहा है कि जो किंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ पॉलिटिकल बॉडी, जो किंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है पॉलिटिकल बॉडी का। सप्तंग थ्योरी में इसे बताया गया, डेवलप जो कौटिल्य ने बनाई थी। इसे कहा गया कि जो किंग है यू आर द हेड और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट। किंग का काम क्या होते थे, ये क्या कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि एक्सटर्नल जो कोई हमला करता था उसको रोकता था, और लाइफ को, प्रॉपर्टी को, ट्रेडिशन को, कस्टम को, सबको ये बचाता था। ये किंग ये प्रोटेक्ट करता था लोगों को। जो गरीब थे उनको चोरी करकारी जो करते थे उनको सजा देता था, और जो अमीर है जो किसी को स्लेव या फिर फोर्सफुली अपने पे काम कराते थे उनको भी सजा देता था। यानी कि जो एक बैलेंस बनाने के काम जो करता था वो किंग करता था, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया एक पॉलिटिक्स। काउंसिल, उसके बाद में काउंसिल बनी। काउंसिल में क्या होते थे, कुछ मंत्री होते थे। दो मंत्रियों को क्या हुआ, मंत्रिपरिषद और मंत्रिणा बोला गया। जो मंत्रिपरिषद था वो बड़ा था, यानी कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे, और मंत्रिणा नहीं था उसमें छोटा था। उसमें से कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट जो मंत्रिपरिषद जो उनका काम जो क्या होता था, उनका काम था पुरोहित, यानी कि जो प्रीस्ट होते थे, जो उनके जो पूजा पाठ करने वाले जो थे, जो उनके टेम्पल्स को, उनके जो आर्किटेक्चर को, या फिर उस टाइम के जो लिटरेचर लिखते थे, यानी कि उनकी कहानियाँ लिखते थे, उनको पुरोहित कहा गया, यानी प्रीस्ट कहा गया। दूसरा सेनापति, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, यानी जो बंदा जो भी उसकी आर्मी को कंट्रोल करता था, यानी आर्मी से रिलेटेड वर्क करता था, जो डिफेंस से रिलेटेड काम करता था, उसको हम सेनापति कहते थे या फिर सुप्रीम कमांडर। और तीसरा था युवराज, यानी कि द क्राउन प्रिंस, जो भी राजा का बेटा या बेटी उसका जो भी होता था, उसको जो उसके बाद उस सत्ता को संभालेगा उसको हम युवराज कहा करते थे। ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो काउंसिल से काउंसिल जिस काम को करते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। पढ़ लीजिएगा इसको। पॉलिटिकल आइडिया इन एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल आइडिया, यानी कि जो एंशिएंट इंडिया बनी है उसका पॉलिटिकल आइडिया क्या था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था, फ्रीडम देने का था। दूसरा जस्टिस देने का था। फ्रीडम क्या, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोग जो थे वो किसी राजा के या फिर किसी तरह से बाउंडेज में रहते थे, तो उन्होंने वेदा में स्टेट ये कहा गया कि जो इंडिपेंडेंस है वो इतनी नेसेसरी चीज़ है मैन काइंड के लिए कि अगर वो नहीं होगी, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो आदमी को लगभग मृत्यु का भाव होगा, यानी कि उसे मरा हुआ माना जाता है अगर किसी को फ्रीडम नहीं है तो। क्यों जस्टिस, अब जस्टिस क्या है, ये जस्टिस यानी कि किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसको जस्टिस देने के लिए, यानी उसको टाइम पर जुडिशरी बनाएगी। ठीक है, इस आइडिया का जुडिशरी की फ्रीडम दी जाएगी, जस्टिस के लिए जुडिशरी बनाएगी। नेशनलिज्म एंड फ्रेटर्निटी है कि जो अपने अपने देश के प्रति जो भाव रखने की जो उस टाइम पे जो जगाई जाती थी लोगों में, उसे नेशनल फ्रेटर्निटी। अब अपने देश के साथ जो दूसरे देश होते थे उन्हें हमारे देश के यानी शत्रु से उन्हें मित्र बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम था वसुधैव कुटुंबकम। सभी ने सुना होगा कि ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड लाइक अ फैमिली। अपने दूसरे देश को या फिर दूसरे दुनिया को या फिर अपने जो दूसरे राज्य थे उनको सबको अपनी एक फैमिली की तरह ट्रीट करना, ये एक आइडिया था एंशिएंट इंडिया का पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आते हैं 7 लिम्स ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या है इसमें 7 लिम्स, किसने बनाया था, कौटिल्य जी जो हमारे थे उन्होंने दिया है कि स्टेट फॉर्मेशन के लिए जो 7 यानी कि स्तंभ हैं स्टेट के, वो 7 स्तंभ क्या है, ये है। पहला है किंग, यानी कि जो इसे कहा जाता था स्वामी उस टाइम पर। स्वामी यानी किंग इज द एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट, ये सारे फैसले लेता था। ठीक है, अमात्य यानी जो काउंसिल होती हैं, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो थे।
तीसरा था जनपद यानी कि पब्लिक। चौथा आता है दुर्गा। दुर्गा मीन फोर्टनेस यानी कि जो उनका महल होता था वो सातवां स्तंभ होता था, माहौल या फिर जो भी उनका एरिया होता था उसे वो दुर्गा बोला जाता था। ठीक है। पांचवा आता है कोष और ट्रेजरी। जो राज का जो ट्रेजरी यानी कि राजा का जो पैसा होता था, जो प्रजा का जो टैक्स लिया जाता था उसको किसी काम में लगाने के लिए जो लिया जाता था उनसे टैक्स, उसको कोष कहते थे। ये था। छठा था आर्मी। जब कोई अपने बॉर्डर होते थे उस स्टेट के, उस बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मी थी उसे कहा जाता था दंड या फिर फोर्स। ये फोर्स का यूज़ करती थी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए पीपल्स को, अपने को। सातवां है मित्र यानी कि एली। एली मीन्स होता है जो हमारे जो दूसरे राज्य थे वो हमारे साथ दोस्ती का भाव रखते थे या फिर हमारे साथ दुश्मनी यानी कि एनिमी। तो ये जो सातवां है इसके दो पार्ट हैं कि एक तो है एली और दूसरा है एनिमी। अगर एली है तो जो हमारा मित्र है यानी राजमित्र, यानी कि जो दूसरा देश है वो या दूसरा जो स्टेट है वो हमारा मित्र है। दूसरा अगर कोई एनिमी है जो हम हमला करना चाहे हमारा एनिमी था। ठीक है। अगर एनिमी होता है तो उसे हम एनिमी की तरह ट्रीट किया जाता था, उससे हर तरह के संबंध को तोड़ा जाता था। और मित्र होता था उसके साथ सेना को भी साझा किया जाता था, उसके साथ जो पावर को भी साझा किया जाता था, उसके साथ ट्रेजरी को भी साझा किया जाता था। उनके जो लोग थे हमारे स्टेट में आ सकते थे और हमारे स्टेट उनके लोग उनके स्टेट में जा सकते थे राज्य जो किसी भी तरह के बिजनेस करने के लिए। सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया। अब सोसाइटी की बात आती है एंशिएंट इंडिया। अब स्टेट बन गई तो सोसाइटी कैसे? सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया हैज़ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स। इट वाज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 4 वर्नास। अब सोसाइटी को 4 वर्णों में किया गया। वर्ण का मतलब क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ वाज टू अटेन 4 गोल्स और पुरुषार्थ, यानी कि जो लाइफ का पर्पस था उस अकॉर्डिंग सोसाइटी को बांटा गया 4 भागों में। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस, यानी कि पर्पस, इस लाइफ के जो पर्पस हैं वो वर्ण, इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। धर्म जो कि प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस, यानी कि जो क्या सही है क्या गलत है। ये हमारा जो धर्म जैसे हमारा जो धर्म है वो बताता है कि हमारे उस धर्म के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, ये होता था धर्म। अर्थ और जो इसके मतलब हम अर्थ मतलब कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे लिए जो हमारा पैसा, हमारी हेल्थ, हमारा जो सब ये हम अर्थ में आता था। हमारी कुछ डिज़ायर्स होते हैं। डिज़ायर्स में इन द सेंस हर किसी का एक इंटीमेट डिज़ायर होता है, अर्जेंस इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे जो डिज़ायर होते थे वो कम क्या होते थे। और मोक्ष जो सबसे एंड में जो हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं उसको हम मोक्ष में जाते हैं, यानी 4 पार्ट में बताया गया। मोक्ष क्या होता था? जो हमारी बर्थ साइकिल होती है उसका एंड होता था मोक्ष। अगर हमको मोक्ष मिलता है तो इसका मतलब हमारी बर्थ साइकिल पूरी हुई। वर्ना सिस्टम, उसमें हम इसके अकॉर्डिंग, चारों के अकॉर्डिंग वर्नास को बताया गया कि 4 वर्नास क्या होते हैं। धर्म और डिफरेंट, यानी किसी एक व्यक्ति का किस एज में क्या धर्म है, किस एज में उसको क्या करना है, ये उस वर्णाश्रम से पता चला, वर्नास से। ठीक है, पढ़ लीजिए। पर फर्स्ट रेफरेंस ऑफ वर्ना इज सीन इन ऋग्वेद से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था। 10th चैप्टर ऋग्वेद कॉल्ड पुरुषोत्तम मेंशन द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ origin of varnas, according to which varnas originated from the different organ of प्रजापति और द क्रिएटर, यानी कि किस एज में क्या काम करना है उनको ये बना देता है। अब देखिए द 4 वर्नास क्या थे, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा उसका। ठीक है। ब्राह्मण क्या होते थे ये? अब जो वर्ना हायरार्की, यानी कि वर्ना हायरार्की है उसमें सबसे टॉप पे जो बंदे होते थे इन्हें रखा गया वर्ना। ठीक है। इनका काम क्या होता था? लर्निंग, यानी कि टीचिंग, और प्रीस्टहुड, यानी कि ये शिक्षा देते थे बच्चों को, टीचिंग देते थे, और प्रीस्टहुड यानी कि जो जैसे कि टेम्पल्स में या फिर किसी भी तरह की पूजा पाठ में इनका बहुत सारा जो पार्ट होता था। इनको कुछ फैसिलिटी मिली होती थी। क्या फैसिलिटी थी? इन्हें किसी भी तरह की एक्सक्यूशन नहीं होता था, इनको कोई टॉर्चर नहीं किया जाता, इन्हें किसी तरह की सजा नहीं देती थी। और इन्हीं से राजा अपना सलाह भी लेता था किसी एक्सट्रीम कंडीशन में कि क्या करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्षत्रिय का क्या काम करता है? जैसे कि ये आर्मी में या फिर किसी तरह के हीरोइक वर्क में जिसमें करेज की जरूरत होती है, इनको लिया जाता था। क्या काम था? हीरोइज्म, करेज एंड स्ट्रेंथ। इन स्ट्रेंथ के काम जो आते थे, जैसे कि किसी ये सेनापति जो है हमारे जो फोर्सेज हो गई उनके जो कमांडर्स होते थे उस टाइप के जो काम आता था क्षत्रिय। अगला वैश्य जो होते ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल वर्क, जो हमारे किसी भी तरह का जो कोई ट्रेडिंग का वर्क होता था, किसी भी तरह कोई कॉमर्शियल वर्क होता था, किसी चीज़ को बनाना है, किसी चीज़ को शिफ्ट करना है कहीं से कहीं, तो उसका काम जो होता था इनके वैश्यास के ऊपर रहता था। किसी भी तरह ये मेनली इनका क्या होता था? बिजनेस काम, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। ये उस टाइम के बिजनेसमैन होते थे। हाँ जी। तो ये एक्सपर्ट हुआ करते थे नॉलेज ऑफ ज्वेलरी, मेटल्स, यानी किसी तरह की ज्वेलरी बनाने में, मेटल्स में, क्लोथ, थ्रेड, स्पाइसेस, परफ्यूम, इनका काम वो सारा होता था। इन सब का। और चौथा आता था शूद्राश्रम में, ये जो सबसे लोअर कास्ट में रखा गया है इन्हें। और इनका काम था जो ऊपर की जो 3 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी कैटेगरी? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय
वैश्या, इन तीनों का जो सपोर्ट करने का इनका, यानी इनके जो काम होते थे, ये जो इन्हें काम देते, ये शूद्रास उस काम को करते थे, यानी कि तरह के जो काम करने के लिए स्लेव जो होते थे उस टाइप में। फिफ्थ जो आता है ये एक डिफरेंट कैटेगरी है शूद्रास की। अब कुछ शूद्रास ने ही या फिर किसी बंदों ने, कुछ लोगों ने ही इनको डिवाइड कर दिया दो तरीके से, अनटचेबल और टचेबल, जिनके साथ कुछ छुआ जा सकता है, जिनसे काम कराया जा सकता है, उनको टचेबल्स कहा जाता है, और जिससे कोई काम नहीं कराया, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा जा सकता, उनको इन्होंने अनटचेबल कहा। ये बहुत ही, छोड़ो इसके बारे में क्या कहें। समटाइम दे आर रिगार्डेड एज द एक्सक्लूड शूद्रास, वेयर एज समटाइम दे आर कॉल्ड फिफ्थ क्लास, यानी पंचम वर्ण। आश्रमा और द स्टेज ऑफ लाइफ। अब स्टेज ऑफ लाइफ यानी एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम क्या होता है? जो ब्रह्मचार्य आश्रम क्या होता है, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, यानी कि जो सीखने की ये एज होती है, उसमें उनको बोला गया ब्रह्मचार्य आश्रम। इस एज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसमें एक मेन काम क्या होता था, इनको सीखने का काम होता था। बच्चों को जो भेज दिया जाता था ब्राह्मण्स के या फिर गुरुकुल्स में, उनको कुछ तरह की शिक्षा देनी, जैसे कि वेदों की, किसी तरह की जो लड़ाई के जो तीरंदाजी, भाला, इस तरह के जो सिखाने के लिए भेज दिया जाता था। इस एज में उनको कहा गया ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम। अब ये इसमें कुछ इस स्टेज में जो हम शादी कर सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं, बाल बच्चे कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये जब भी पॉसिबल है जब कोई बच्चा या फिर कोई भी इंसान अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है उसको खत्म करे, यानी कि सब कुछ सीख ले, उसके बाद वो शादी कर सकता है। इस आश्रम में गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम का मतलब है हमने अपनी पूरी लाइफ जी ली, हमने अपने काम कर लिए अकॉर्डिंग टू दिस आश्रम, मतलब इसको अगर हम वो देखा जाए तो रिटायरमेंट ले लिया अपनी लाइफ से, जैसे आजकल होता है रिटायरमेंट ऑफ एक्टिव लाइफ। इस लाइफ के रिटायरमेंट लेने के बाद में अपने स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन ही लिव्स हिज होम एंड, ये अपना घर छोड़ देते थे, अपना कहीं चले जाते थे जंगल में, वहाँ पे तपस्या करते थे या फिर किसी भी तरह का यज्ञ करते थे, जो मतलब उस टाइम पर भगवान को लीन हो जाते थे। इस आश्रम को बोला गया वानप्रस्थ आश्रम। फोर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास में ये जो थर्ड आश्रम में जाते थे लोग छोड़कर, उसी को संन्यास आश्रम गया, और इसमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती थी, यानी इसको हम अपनी इस आश्रम को हम गॉड को डिवोट कर देते थे इसके अकॉर्डिंग। मैरिज इन एंशिएंट टाइम। मैरिज को भी कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि जो मैरिज है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शुद्ध एक्टिविटी मानी गई है एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, तो देखते हैं क्या किस तरह के विवाह होते थे उस टाइम पे। ब्रह्म विवाह। विवाह मतलब ब्रह्म विवाह, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है। इसमें क्या होता था, जो फादर होता था मैरिज अपनी बेटी या फिर जो ग्रूम, जो गर्ल होती थी उसकी ब्राइड की शादी कराता था एक ऐसे कैरेक्टर, यानी कि ऐसे आदमी से जो कि बहुत ही लानी हो, यानी कि नॉलेजेबल इंसान को कराता। इसको हम कहा गया ब्रह्म विवाह। ठीक है। दूसरा है दिव्य विवाह। दिव्य विवाह में क्या होता था, जो फादर है ऑफर हर डॉटर टू अ दक्षिणी, यानी सेक्रीफाइजल फी के दक्षिणा के हाथ उसमें रूप में दे दिया जाता था। किसको? प्रीस्ट को। जो हमारे जो प्रीस्ट यानी कि यंग प्रीस्ट हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी उनको दिया, उनके साथ शादी किया दिया मतलब ये था। तीसरा है अर्श विवाह। इस विवाह में क्या होता, जो ब्राइड ग्रूम्स थे उनको वो रिसीव करते थे काव और बुल और 2 पेयर ऑफ एनिमल फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम। ठीक। चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह है, इसमें क्या होता था, जो फादर है, यानी कि देख पढ़ते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द फादर ऑफर द गर्ल टू ब्राइड ग्रूम, इसको दे देता था, बट नाइदर डज ही ऑफर एनी डाउरी नॉर डज ही डिमांड ब्राइड प्राइस। ठीक है। असुर विवाह। इस विवाह में क्या होता था, ब्राइड ग्रूम हैज़ टू गिव मनी टू द फादर और किंग्समैन टू द ब्राइड। इसमें क्या होता था, किसी राजा किसी भी एक समुदाय में शादी होती तो उसके जो फादर को मनी देनी पड़ती थी उसके ग्रूम को या फिर उसके जो कबीले के राजा को। तीसरा सबसे प्यारा जो है वो है गंधर्व विवाह। ये 6 नंबर पर आता है। गंधर्व विवाह में क्या था, म्यूचुअल लव एंड कंसेंट टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वाज द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड टू द ब्रिंग अबाउट द यूनियन। इस विवाह के लिए एक ओनली कंडीशन थी कि उन दोनों में म्यूचुअल लव होना चाहिए और वो एक दूसरे को समर्पित हो। ये इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं गंधर्व विवाह का। शिव जी का जो विवाह था वो गंधर्व विवाह में आता है, जो उन्होंने जो वेट किया था 1000 कुछ ईयर, उसके बाद उनका विवाह शिव जी से हुआ था। इसको एग्जाम्पल दिया जा सकता है इसका। दूसरा है
रक्षा विवाह, इस विवाह के अंतर्गत अगर कल को किसी ने फोर्सफुली एक्वायर कर लिया है या फिर किसी को होम घर जला दिया उसका, ये उसको मारा पीटा जा रहा है, तो एक जो किंग है या फिर जो एक व्यक्ति है उससे विवाह कर सकता है उसको बचाने के लिए। इस विवाह को गया रक्षा विवाह बोला गया। सबसे लास्ट जो विवाह आता है वो है पेशचा विवाह। इस विवाह में फोर्सफुली गर्ल को स्लीपिंग कंडीशन में या फिर इंटॉक्सिक मेंटली डिसऑर्डर कंडीशन में विवाह किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इससे पहले बता दूं कि ये जो है 1500 BC और 100 BC का मीन्स है बिफोर क्रिस्ट। जो जीसस क्रिस्ट थे उनके जन्म के पहले की बात चल रही है यहाँ पे। चलो, द अर्ली वैदिक और द ऋग वैदिक पीरियड, ये कहाँ से कब तक था? ये 1500 BC से 1000 BC तक था। इसमें क्या बताया गया? इसमें वुमेन्स की हिस्टोरिकल कंडीशन क्या थी? इसमें वुमेन्स को बहुत एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया गया था। वैदिक सिविलाइजेशन में वुमेन का ऑनर किया जाता था, उन्हें पावर दी जाती थी, उन्हें होम अफेयर्स एंड फैमिली अफेयर्स में भी इक्वली जगह मिलती थी, उनको डिस्कशन किया जाता था उनके लिए। इसमें फिर क्या उनको और क्या क्या रिलायबिलिटी दी? उनको जिमनास्ट या फिर आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, पब्लिक एक्टिविटी, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग, द सिलेक्शन ऑफ मेल पार्टनर, यानी कि शादी करने का पूरा हक दिया जाता था। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या था? स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज आल्सो शोन दैट द वुमेन वर प्लेज एज अ हायर स्टेटस इन दी सोसाइटी। इस टाइम जो है उनको बहुत ही आज़ादी दी गई थी हर तरीके से। नेक्स्ट पीरियड जो है वो है द एपिक और लेटर वैदिक पीरियड। ये कब से कब तक था? 1000 BC से 600 BC तक। इसमें क्या था? वुमेन आर द रूट ऑफ धर्म, प्लेजर और एंड दी प्रोस्पेरिटी। इसमें क्या है? जैसे कि हमारे रामायण का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये उस टाइम का पीरियड है। वुमेन वार idolized as an honorable position both in the outside and the home and during the epic period of Indian civilization. The Ramayana emphasizes by the Sita noble life. Moreover, Sita, द्रौपदी, जो सीता जी, द्रौपदी जी, कई रुक्मणी, सावित्री और जो भी उनके वुमन थी उनको एक ग्रेट वैल्यू दी गई थी, स्ट्रॉन्ग विल पावर दी गई थी, एनकरेजेस रोल एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन एपिक सोसाइटी। इन जो रामायण के हिसाब से बताया गया कि जो उस टाइम पर वुमेन्स को जो उनकी एपिक सोसाइटी में पावर दी गई थी, पोजीशन दी गई थी। तीसरा आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पीरियड। ये कब से कब तक था? 600 BC से 200 BC। इसमें क्या है? द एक्सिस्टेंस ऑफ परसिस्टेंट जेंडर इक्वलिटी वाज ऑब्जर्व। इसमें ऑब्जर्व किया गया है कुछ वेदों के हिसाब से कि इस जो जैनिज्म बुद्धिज्म टाइम पर भी वुमेन्स को इक्वली जगह दी गई थी। हिंदी दीपिका वर्मा नहीं, जो कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं उनमें पता चला ये सब। फ्रीडम दी गई थी, एजुकेशन की फ्रीडम थी, रिलीजन की फ्रीडम थी, कल्चरल एक्टिविटी की सोसाइटी में भाग लेने की फ्रीडम थी। चौथा है द एज ऑफ धर्मशास्त्र मनुस्मृति पीरियड। ये कब से कब तक था? 2000 BC से 467 BC। यहाँ से थोड़ा सा चेंज आना स्टार्ट हुआ एजुकेशन में, कल्चर में, रूल सब में। द वुमेन्स राइट टू एजुकेशन आर फुल्ली विड्रॉल विद यूनिवर्स कोडिफिकेशन ऑफ लॉ गवर्निंग सोसाइटी। इसमें वुमेन को एजुकेशन की वो हटा दिया गया और कुछ अलग जो उनके राइट्स थे उन्हें भी। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम फोर्स बाय वुमेन्स इन एंशिएंट इंडिया। वुमेन्स ने कुछ प्रॉब्लम फेस की एंशिएंट इंडिया में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया। सबसे पहली वाली फ्रीडम जो उनकी प्रॉब्लम है वो है सती। इसमें क्या किया जाता था? अगर किसी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे फोर्सफुली या फिर सोशली उसे फोर्स किया जाता था कि उसके साथ वो भी फ्यूनरल में प्रे हो जाए हिमसेल्फ, यानी कि चिता पर बैठकर अपने आप को अग्नि को समर्पित करते, यानी डेथ। दूसरी क्या थी? कटिंग ऑफ द ईयर्स एंड नोज ऑफ आइज। जो मेल जो थे यानी उनके हस्बैंड थे, उनकी वुमेन के ईयर और नोज काट देते अगर उन्हें किसी तरह का विड्रॉल, यानी किसी तरह के उन्होंने किसी काम को कहा, उन्होंने किसी काम को नहीं किया तो ये सजा दे देते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंशिएंट इंडिया। दूसरा क्या था? डेथ। तीसरा था डेथ पेनल्टी। ये कब करता था कोई? ये अगर किसी वुमेन ने या किसी मेल को डिसलॉयल किया, मतलब कि किसी पति को डिसलॉयल किया, यानी किसी दूसरे लड़के के संबंध बनाए, तो उन्हें डेथ पेनल्टी जाती थी। अगर संबंध नहीं बनाए हैं और किसी मर्द को लग रहा है या किसी हस्बैंड को लग रहा है कि उससे छुटकारा पाना चाहता है तो वो इसका सहारा लेते थे, वो झूठा बनाते थे और राजा खुद उन्हें कहता था कि आप डेथ पेनल्टी दी जाती थी वाइफ को। ये
एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी एंशिएंट इंडिया की वुमेन्स के लिए। चौथा, नो प्रॉपर्टी राइट, उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी लेने का कोई राइट नहीं था। उन्हें आप ड्रेसिंग, फिफ्थ या ड्रेसिंग, उन्हें अपने हिसाब से कपड़े पहनने तक का राइट था। सिक्स जो है वो एजुकेशन भी नहीं ले सकती थी उस टाइम की वुमेन, नो एजुकेशन फॉर वुमेन ये था। नेक्स्ट है स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। स्लेवरी का जो एग्जाम्पल है वो तो अभी भी हम देखते हैं, पर अब इस टाइम पर स्लेवरी जो है वो दूसरी है, तो उस टाइम भी होगा लगती है। द टर्म इज़ द मोस्ट ऑफर यूज रेफर टू स्लेव इन एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट इज दास। दास से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था, दास कहकर कहा जाता था। द टर्म हैज़ बीन अराइव फ्रॉम द वर्ड दस विच मीन्स फिनिशिंग और टर्मिनेटिंग समथिंग, किसी काम को या किसी जॉब को फिनिश करना, उस दस का मतलब होता था। However, the term was used to donate a slave by the later वैदिक, और इसको इस टर्म का यूज स्लेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हुआ, वैदिक एज में हुआ। पढ़ लीजिए इसको। Those who work on field are known as दास कर्मकार, यानी कि जो जो उस फील्ड्स में काम करते थे उन्हें दास कर्मकार कहा जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण इनका ज़्यादा यूज़ करते थे। अब कुछ एक मेन प्रॉब्लम जो थी दासों के साथ क्या थी, जब कोई राजा या फिर कोई भी आदमी अपने एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो वो अपने दासों को साथ ले जाता था। और अगर कोई राजा चाहे तो अपने दासों को दूसरे राजा को या फिर दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता था एज अ प्रेजेंट, मतलब कि उसे अपने एक व्यक्ति को दास की तरह, गिफ्ट की तरह प्रेजेंट कर देता कि आज से आपका ये आपका गुलाम है या फिर आपका दास है, आपकी मृत्यु तक ये आपकी सेवा करेगा, और उनके बाद उनकी जनरेशन को। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी स्लेवरी इन इंडिया। Thank you so much. End of the chapter.